तो चलिए अब बात कर लेते हैं 16वीं विधानसभा के सत्र की। सदन में जनहित के मुद्दों की आज भी गूंज चल रही है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की मांगों पर चर्चा लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले आप सुन भी रहे थे, क्योंकि सवाल किया गया जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगर आप सवाल करते हैं तो उत्तर पूरा सुनने की भी जिम्मेदारी आपकी है। ये विपक्ष के लोगों के लिए उन्होंने कहा। जानकारी आपको दे दें, क्योंकि आज लंबा सत्र है, रात तक ये सत्र आज चल सकता है। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज की जा रही है। हालांकि प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन सदन की कार्यवाही में आज शून्यकाल को नहीं रखा गया। विधानसभा के सत्र में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की गूंज, और ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका एक तरीके से निभा रहा है, मुद्दों को उठा रहा है, तो वहीं पक्ष के पास भी सभी वैलिड जवाबों के साथ सदन अभी जिस कदर आगे बढ़ रहा है, जनता को उम्मीदें भी है, क्योंकि हर एक विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूरे जोर शोर के साथ सदन के पटल पर जब उठाते हैं तो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये उदाहरण होता है। तो वही समर्थन मूल्य की खरीद के सवाल पर विधानसभा में भारी हंगामा भी आज नजर आया। विपक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर नारेबाजी एक और की, तो वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दे दी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। यदि कि किसी की तरफ एक उंगली की जाती है तो आपकी तरफ 4 अंगुली होती है। उन्होंने पूछा कि बाजरे की खरीद कितनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार बनने के बाद शायद ये पहली फसल होगी। 5 साल में इन्होंने कितनी खरीदारी की। ये तमाम सारी बातें सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सदन में कही। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन है, सदन में आवश्यक है प्रश्नोत्तर। अगर प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रश्न वो, क्योंकि किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो 4 अपनी तरफ होती है। उसका कारण यह है कि प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद। लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है, और हमारी सरकार ने आपके समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एमपी के किसान को, यूपी के किसान को उस बाजरे को 2300 रुपए का मिला, और हमारे किसानों ने उस बाजरे को 1400 रुपए में और 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है, हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है
हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस समय विधानसभा के बाहर से हमारे साथ लाइव जुट गए। ऐश्वर्य, समर्थन मूल्य के सवाल पर आज विपक्ष और पक्ष आमने सामने नजर आए, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा का रुख स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि अगर सवाल है तो जवाब सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आज लंबा सत्र चलने वाला है ऐश्वर्य, और क्या क्या निकलकर सामने आ सकता है? जनहित के मुद्दों की गूंज तो जारी है ही। देखिए, यहाँ पर आज की विधानसभा की कार्रवाई है, उसमें पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि व्यापक मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर बाजरा खरीद का मुद्दा होगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाजरा खरीद का है। बाजरा खरीद के अलावा छोटे छोटे कई सवाल आए, जिनमें एक सवाल तो ऐसा था, उस सवाल के साथ रोहित बोहरा ने सरकार का धन्यवाद भी दिया, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। इस तरीके से सवाल जवाब हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मुख्यमंत्री सदन में आए। मुख्यमंत्री सदन में आए और प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। इसे लेकर टीकाराम जूली ने भी चुटकी ली, या कहें तो जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली कि भैरव सिंह शेखावत सदन में नियमित आते थे, आप सदन के नेता हैं, अच्छी बात है, इस बात की तारीफ की, आपको भी आना चाहिए, इस तरीके से वो बोले थे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चूंकि सदन के नेता हैं, उन्हें बाजरा खरीद को लेकर बोलना था, तो वो बोले, उन्होंने अपनी बात रखी सदन के नेता के तौर पर, क्योंकि मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो मंत्री के जवाब से संतुष्ट जब विपक्ष नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने दो टूक कहा कि आप याद करो कि आपकी 5 साल की सरकार की स्थिति क्या थी। आपकी 5 साल जब सरकार रही तो हम लोगों ने बाजरा खरीद के लिए कितने आंदोलन किए, अलग अलग जगह जाकर हमने बात उठाई। उन्होंने फिर हरियाणा और दूसरे राज्यों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में 2300-2400 रुपए पर बाजरे की खरीद होती रही और आप लोग 1400 की बात करते थे। तो टीकाराम जूली ने प्रत्युत्तर में जवाब भी दिया। टीकाराम जूली ने कहा कि बाजरा खरीद की आपने बात कही थी, लेकिन बाजरा खरीद हुई कितनी है और बाजरा खरीद कब होगा? मुख्यमंत्री की जो बात थी वो ये थी कि अभी सरकार बनने के बाद बाजरा खरीद का मौका अब आने वाला, यानी अब बारिश हुई है, बारिश के बाद बाजरे जब पैदा होगा और बाजरा मंडियों में जाएगा या खरीद के लिए भेजा जाएगा, तब चीजें स्पष्ट होंगी। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जो वादा करते हैं उस वादे को निभाते हैं, हम हमारे बाजरा खरीद के वादे को भी निभाएंगे, और अभी बाजरा तो आया ही नहीं है, बाजरा आएगा तो हम हमारा वादा भी निभाएंगे। क्योंकि सवाल जो होते हैं कई बार पूर्ववर्ती सरकारों से जो योजनाएं चली आ रही होती है, क्योंकि बजट जो होता है वो सरकार दिसंबर में बन जाती है, बजट या होता है, या अनुमान जो बजट अनुमान होते हैं वो मार्च तक के होते हैं, सामान्य सी बात है। इन सब के बीच आज विधानसभा में चुटकी का दौर भी चला। चुटकी का दौर इसलिए चला कि क्योंकि मुझे याद आता है कि पिछली बार बहुत चुटकियां होती थी, इस बार चुटकियां थोड़ा कम ली जा रही है, लेकिन आज चूंकि सदन में मुख्यमंत्री थे तो चुटकी का दौर चला। जब शांति धारीवाल से देवनानी ने कहा कि आप तो 19 साल के हैं, 19 साल का उनको बताया और बोले कि आपकी 100 साल की उम्र में से जब आप आपकी 81 साल की उम्र को घटा देंगे तो आप 19 साल के बन जाएंगे। तो ये बात सुनी, तो ये बात सुनकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तो ऐसे ही गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रीचंद्र कृपलानी से चुटकी ली, क्योंकि श्रीचंद्र कृपलानी इस सदन के ऐसे नेता हैं जिन्हें यूडीएच के या शहरी निकायों के मामलों पर गहरी जानकारी है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे थे और आज इसी महकमे को लेकर यहाँ पर सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा है। तो चर्चा के दौरान जब कृपलानी बोल रहे थे तो डोटासरा ने चुटकी ली कि आप मंत्री की जगह पर जब आते हैं तो बोलते हुए कितना अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में कृपलानी ने डोटासरा से कहा कि आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं कि आप विपक्ष के नेता नहीं बन पाए, तो आपकी तकलीफ है। चुटकी का चीजें चली, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि शहरी निकायों की समस्याओं को लेकर चर्चा है। चर्चा में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब इन सब के बीच बड़ी बात हो जाती है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। शुरू भी हो गए हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाएगा, सरकार अपना बचाव करेगी, लेकिन आम जनता तय करेगी कि बारिश में सड़कों की स्थिति क्या है। शहरी निकाय सड़कों को कितना सुधार रहे हैं, क्या सड़कों के खड्डे हैं वो गड्ढे ऐसे की ऐसे हैं या भर दिए गए हैं, या कोई सुध लेने वाला नहीं है, या सीवर लाइनों की सफाई नहीं हुई, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। शहरों में जो पट्टे मिलते हैं, पट्टों की स्थिति क्या है।
ऐसे कई चीज आएंगे। शाम को पता लगेगा कि शाम को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में आए, प्रश्नकाल में मौजूद रहे, उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, तो लगा कि शायद मदन राठौड़ का जो फैसला है उस फैसले में उनकी भी बड़ी भूमिका रही हो, आला कमान से उनकी चर्चा हुई हो, क्योंकि अमित शाह से मिलने गए थे, तो उसे जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि राजनीति में अंदर खाने बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सदन में बोल के गए और सदन में अपनी बात रखी। अब देखना यह होगा कि आज जो यूडीएच को लेकर चर्चा होगी उसमें वाद विवाद के दौरान कौन से मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठते हैं और किन मुद्दों का सरकार जवाब देती है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है। हर व्यक्ति का जुड़ाव है जो शहरों में या शहरी निकायों में रहता है। जी ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन ऐश्वर्या अगर इन्हें चुनावों के नजरिए से देखा जाए, 5 उपचुनाव विधानसभा सीटों पर, इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, उसको लेकर भी पक्ष और विपक्ष अब कम से कम ये लोकतंत्र में उदाहरण तो स्पष्ट पेश कर रहा है कि वाद विवाद जारी है और जनता को ये देखकर ये अनुभूति तो होती है कि चलिए जिसे भी चुना वो हमारी समस्याओं को रेस कर रहा है। खासतौर पर आज के विषय पर अगर हम बात आपसे और ज्यादा जानना चाहे, स्वायत्त नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग, ये एक बहुत वाइड डिस्कशन है। कौन से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो विधायक उठाएंगे आज सदन के पटल पर? कुछ जानकारी निकलकर सामने और आई ऐश्वर्या? यहाँ वाद विवाद में सिर्फ वाद विवाद होता है, प्रश्नकाल और शून्यकाल होते हैं, उनमें मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रश्नकाल में अपने अपने प्रश्न लगाए जाते हैं, शून्यकाल होता है ध्यानाकर्षण होता है। ध्यानाकर्षण 295 पर्ची के माध्यम से भी पर्ची खुलती है, पर्ची में किसका सवाल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया है ये अलग बात होती है। लेकिन वाद विवाद में जो मेरे सामने जानकारी है, वाद विवाद के दौरान विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा उन मुद्दों के आधार पर, जिन मुद्दों के आधार पर मिसाल के तौर पर एक मुद्दे उठ सकते हैं। कुछ एक ऐसे निकाय अध्यक्ष हैं जो अब हट गए हैं, किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया के दौरान हटे हैं, तो ऐसे में विपक्ष या कांग्रेस के जो हटे हैं तो कांग्रेस से जुड़े या विपक्ष से जुड़े लोग बोलेंगे कि सरकार सरकार अपना गलत इस्तेमाल कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके से आरोप लगेंगे। सत्ता पक्ष वो अपनी बात कहेगा कि आपकी सरकार के दौरान क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। एक बड़ा मुद्दा ये उठेगा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा ऐसे शहरों में 2-2 नगर निकाय बन गए, नगर निगम बन गए। बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा उठाती रही, बीजेपी बोलती रही कि 2-2 नगर निकाय इसलिए बनाए गए और परिसीमन इसलिए किया गया कि इनकी ज्यादा से ज्यादा निकायों में सरकार बन सके, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के मेयर बन सके। तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठने वाला है, क्योंकि जब परिसीमन हुआ था तो मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि परिसीमन इस लिहाज से किया गया है जिस लिहाज से जीत कांग्रेस को ज्यादा मिले, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक को उस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अब जयपुर की यही बात देख लीजिए तो कहा जाता है जयपुर भाजपा का गढ़ है, लेकिन 2 हिस्सों में जब बांट दिया गया था तो एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कीमत पर जो जयपुर में जब नगर निगम में जीत और हार का प्रश्न उठता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड ज़्यादा जीते जाते हैं, तो ऐसे में 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कोटा में भी यही हुआ, जोधपुर में भी यही हुआ। तो इस तरीके से तो दूसरी तरफ कई और नगर निकायों का परिसीमन हुआ, ये मुद्दा भी था। तो ये ऐसे मुद्दे यहाँ पर उठेंगे। सरकार जो बदलाव करने जा रही है, बदलाव करेगी, वो मुद्दे भी यहाँ पर उठेंगे। तो यहाँ की आज का डिस्कशन है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा और हम लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी बात